नमस्कार साथियों, ना रुकना है ना थकना है, बस मेहनत करके लक्ष्य को पाना है। इसी उद्देश्य और मोटिवेशन के साथ हम लोग बात कर रहे हैं राजस्थान की भूगोल की। और राजस्थान के भूगोल में हम अध्ययन कर रहे हैं राजस्थान की मृदा की। पिछले क्लास में हम लोगों ने मृदा किसे कहते हैं, मृदा की क्या प्रकृति होती है, मृदा का निर्माण कैसे होता है और मृदा का जो वर्गीकरण है वह किस किस के द्वारा प्रस्तुत किया गया है, उसके बारे में हमने विस्तार से चर्चा की थी। और उसी कड़ी में आज हम बात करेंगे मृदा के वर्गीकरण की। तो मृदा के वर्गीकरण में सबसे पहले हम जो अध्ययन करने वाले हैं वह करने वाले हैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और जिसके द्वारा भौगोलिक आधार पर मृदा का वर्गीकरण प्रस्तुत किया। और उसके आधार पर राजस्थान में कौन कौन सी मृदा पाई जाती है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो देखिए, बात करते हैं मृदा के वर्गीकरण की। मृदा का वर्गीकरण, जिसमें सबसे पहला है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। नई दिल्ली के अनुसार मृदा का वर्तन कि जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, जिसे हम ICAR, इंडियन जो है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के नाम से हम लोग जानते हैं। तो अब देखिए, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च यानी कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में, इसने राजस्थान की मिट्टी को कितने भागों में बांटा और किस प्रकार से बांटा समझना। तो देखिए, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जो कि नई दिल्ली में, इसके अनुसार यानी कि ICAR ने भौगोलिक आधार पर मृदा को दो समूहों में बांटा। कितने समूहों में बांटा? दो समूहों में उन्होंने जो है मिट्टी का वर्गीकरण किया। कौन कौन से समूह हैं? एक समूह कहलाया वृहद समूह और दूसरा समूह कहलाया लघु समूह। यानी कि जो ICAR है उसने भौगोलिक आधार पर मिट्टी का वर्गीकरण किया और मिट्टी को दो समूहों में विभाजित किया। वृहद समूह वाली मृदा का मतलब है वृहद समूह वाली मृदा और लघु समूह वाली मृदा। अब देखिए, वृहद समूह वाली मृदा का मतलब है जिसका विस्तार क्षेत्र बहुत ज्यादा था उसे वृहद समूह में रखा, और जिसका विस्तार क्षेत्र बहुत कम था, कुछ ही स्थान विशेष पर पाई जाती थी, उसे लघु समूह वाली मृदा की श्रेणी में रखा। अब वृहद समूह वाली मृदा में कौन कौन सी थी?
तो वृहद समूह वाली में एक तो झलोड़ मृदा, कौन सी मृदा थी? झलोड़ मृदा। दूसरी काली मृदा, तीसरी लाल पीली मृदा और चौथी लैटेराइट मृदा। इस तरह से जो है आईसीआर ने भौगोलिक आधार पर वृहद समूह वाली मृदा में 4 को शामिल किया: झलोड़ मृदा, काली मृदा, लाल पीली मृदा और लैटेराइट मृदा। अब जो लघु समूह वाली थी, यानी कि जिसका विस्तार क्षेत्र बहुत कम था, उसमें कौन कौन सी थी? तो उसमें पर्वतीय मृदा, जो कि पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती थी, मरुस्थलीय मृदा, लवणीय मृदा और जैविक या पीट मृदा। तो इस तरह से जब हम आईसीएआर का वर्गीकरण पढ़ते हैं तो आईसीएआर ने पूरी मिट्टी को 8 भागों में विभाजित किया, जिसमें से 4 प्रकार की मिट्टी वृहद समूह में आती थी और 4 प्रकार की मिट्टी लघु समूह में आती थी। इसीलिए कई किताबों में लिखा है कि आईसीएआर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा मृदा को जो है 8 भागों में विभाजित किया, लेकिन 8 भागों में नहीं, 8 प्रकार की जो मिट्टी है उसके 2 समूह बनाए गए, वृहद समूह और लघु समूह। अब यदि हम राजस्थान की बात करें तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने जो भौगोलिक आधार पर वर्गीकरण प्रस्तुत किया, इसमें से हमारे राजस्थान में कौन कौन सी मिट्टी मिलती है? तो देखिए, हमारे राजस्थान में जलोढ़ मिट्टी मिलेगी, काली मिट्टी मिलेगी, लाल पीली मृदा मिलेगी, पर्वतीय मृदा मिलेगी, मरुस्थलीय मृदा मिलेगी और लवणीय मृदा मिलेगी। लैटेराइट मृदा और जैविक मृदा, इसका विस्तार हमारे राजस्थान में नहीं है। प्रत्यक्ष रूप से इसका कोई भी राजस्थान में क्षेत्रीय विस्तार नहीं है, कुछ स्थानों पर नगण्य रूप से जरूर यहां पाई जाती है। तो इसीलिए लैटेराइट मृदा और जैविक मृदा का जब भी प्रश्न आता है वह भारत के संदर्भ में आता है, और शेष जो है झलोड़ मृदा, काली मृदा, लाल पीली मृदा, पर्वतीय मृदा, मरुस्थलीय मृदा या लवणीय जो मृदा है, इसके प्रश्न हमारे राजस्थान में मृदा को लेके पूछे जाते हैं। और यदि आपने आईसीआर के वर्गीकरण को बहुत अच्छे से समझ लिया है तो आपको जो है वैज्ञानिक वर्गीकरण है, कृषि की उपयोगिता उपलब्धता वाला जो वर्गीकरण है, चाहे वह कृषि विभाग का वर्गीकरण है, उसको समझना बहुत आसान हो जाएगा। तो अब हम बात करते हैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार राजस्थान में मृदा के कौन कौन से प्रकार हैं, एक एक प्रकारों का विस्तार से अध्ययन करते हैं। तो देखिए, समझना इसे। आईसीएआर के अनुसार राजस्थान की मृदा। अब आईसीआर के अनुसार यदि बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं झलोड़ मृदा की। किसकी बात करते हैं? झलोड़ मृदा। अब देखिए, झलोड़ मृदा की बात करते हैं तो अब हमें क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले झलोड़ मृदा के अन्य नाम क्या है? तो झलोड़ मृदा को जो है
दोमट मृदा, कांप मृदा, कछारी मृदा कहते हैं। क्लियर। और वैज्ञानिक वर्गीकरण में जब हम पढ़ते हैं तो इसे ही हम एल्फीसॉल के रूप में जानते हैं। यानी कि आपने यदि झलोड़ मृदा को अच्छे से पढ़ रखा है तो एल्फीसॉल मृदा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, कि जो झलोड़ मृदा का विस्तार क्षेत्र होगा वही एल्फीसॉल का भी विस्तार क्षेत्र होगा। तो सबसे पहले झलोड़ मृदा के कौन कौन से नाम है? तो दोमट मृदा कहते हैं, कांप मृदा कहते हैं, कछारी मृदा कहते हैं, और वैज्ञानिक वर्गीकरण में इसे क्या कहते हैं? एल्फीसॉल कहते हैं। अब देखिए, किसी भी मृदा की बात करते हैं तो सबसे पहला पॉइंट होता है उसकी उत्पत्ति, कि झलोड़ मृदा जो है इसका निर्माण कैसे हुआ है। तो झलोड़ मृदा जल प्लस ऊड दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, कि जल द्वारा लाई गई मृदा क्या कहलाती है? झलोड़ मृदा कहलाती है। और जल कौन लाता है? नदियां। तो झलोड़ मृदा का तात्पर्य क्या हो गया? कि नदियों द्वारा लाए गए अवसाद तथा झलोड़कों के जमाव से निर्मित मृदा झलोड़ मृदा कहलाती। यानी कि झलोड़ मृदा की उत्पत्ति जो है वह किससे हुई है? कि नदियों द्वारा लाए गए जो अवसाद या चट्टानों के जो है विखंडन से निर्मित भाग या जो भी जलोढ़क है उनको लाके जहां जहां जमाव किया, उस जमाव से जिस मिट्टी का निर्माण हुआ वह मिट्टी क्या कहलाई? झलोड़ मृदा कहलाई। और इसीलिए सबसे पहला प्रश्न हमारा यहां से आता है कि झलोड़ मिट्टी के निर्माण के लिए कौन सी प्रक्रिया उत्तरदायी है? तो झलोड़ मिट्टी का निर्माण निक्षेपण प्रक्रिया का जो है परिणाम है। अपर्दन और निक्षेपण से जो है झलोड़ मिट्टी का निर्माण हुआ है। यानी कि झलोड़ मृदा अपर्दन तथा निक्षेपण का परिणाम है। कि नदियों के द्वारा या बहते हुए जल के द्वारा पहले चट्टानों का अपर्दन हुआ, मिट्टी का अपर्दन हुआ, साथ ही उसी के द्वारा निक्षेपण हुआ। तो अपर्दन और निक्षेपण का परिणाम है। तो कई बार प्रश्न आता है कि झलोड़ मिट्टी किसका परिणाम माना जाता है? तो ध्यान रखना, अपर्दन तथा निक्षेपण दोनों का है, लेकिन दोनों में से कोई एक पूछा जाए तो निक्षेपण का परिणाम है, क्योंकि झलोड़ मिट्टी का निर्माण जो है निक्षेपणात्मक प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप हुआ है। अपर्दन से तो मिट्टी एक स्थान से दूसरे स्थान पर गई है, लेकिन डिपोजिशन के कारण उसका जमाव हुआ और वह मिट्टी कौन सी बनी? झलोड़ मिट्टी बनी। तो इसलिए मुख्य रूप से निक्षेपण, डिपोजिशन जो है इसका परिणाम है, लेकिन दो पूछे जाते हैं तो अपर्दन और निक्षेपण दोनों इसके लिए उत्तरदायी है। पॉइंट क्लियर हो गया? तो सबसे पहले झलोड़ मिट्टी को क्या कहते हैं, उसके बाद झलोड़ मिट्टी की उत्पत्ति कैसे हुई है, उसके बाद झलोड़ मिट्टी
का जो है किसका परिणाम माना जाता है। इसके बाद आता है विस्तार, कि राजस्थान में जलोढ़ मिट्टी का विस्तार कौन सा है। तो सिंपल सा ध्यान रखना कि जलोढ़ मिट्टी कहां पाई जाएगी, जिसका निर्माण नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी के जमाव से। यानी कि राजस्थान में बात करें तो जलोढ़ मिट्टी का विस्तार कहां है, अरावली के पूर्व में जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है। कौन सा, पूर्वी मैदानी प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश में जो है जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है। यानी कि राजस्थान में बात करें राजस्थान में जलोढ़ मृदा का विस्तार पूर्वी मैदानी सबसे पहले तो आपको यह होना चाहिए कि जलोढ़ मिट्टी का विस्तार कहां पर है, पूर्वी मैदानी प्रदेश में। अब पूर्वी मैदानी प्रदेश में कौन कौन सा क्षेत्र आता है, तो माही बेसिन, चंबल बेसिन, बाणगंगा बेसिन। यानी कि माही बेसिन में, चंबल बेसिन में और बाणगंगा बेसिन में जो है जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है। बनास बेसिन में जलोढ़ मिट्टी का विस्तार नहीं है, क्योंकि बनास बेसिन में लाल पीली मिट्टी, भूरी मिट्टी का विस्तार है। इसीलिए जलोढ़ मिट्टी के विस्तार में हम बनास बेसिन को शामिल नहीं करते। तो माही बेसिन हो गया, चंबल बेसिन हो गया, बाणगंगा बेसिन, इसके अलावा तथा गग्गर प्रदेश, और कहां पर है, गग्गर प्रदेश में भी जो है जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है। क्यों है, क्योंकि गग्गर नदी द्वारा निर्मित मैदानी प्रदेश है और वहां गग्गर नदी द्वारा लाई गई मिट्टी के जमाव से हुआ है, इसीलिए गग्गर प्रदेश में भी जो है जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है। अब इसमें कौन कौन से जिले आते हैं, तो आप समझना कि जलोढ़ मिट्टी के विस्तार वाले जिले में जयपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली और दौसा। यहां मुख्य रूप से ऐसे जिले हैं जहां पर जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है। यानी कि जलोढ़ मिट्टी के विस्तार वाले यदि जिले पूछे जाते हैं तो जयपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली और दौसा। यदि क्षेत्र पूछा जाता है तो गग्गर प्रदेश, माही बेसिन, चंबल बेसिन और बाणगंगा बेसिन है। और यदि भौतिक प्रदेश पूछा जाता है तो पूर्वी मैदानी प्रदेश में जलोढ़ मिट्टी का क्या है, विस्तार है। तो यहां जलोढ़ मिट्टी का क्या हो गया, विस्तार। इसके बाद पूछा जाता है जलोढ़ मिट्टी की क्या क्या विशेषताएं। तो बात करते हैं जलोढ़ मिट्टी की विशेषताएं। अब किसकी विशेषताएं, कि जलोढ़ मिट्टी की क्या क्या विशेषताएं।
सबसे पहले तो यह ध्यान रखना कि जलोढ़ मिट्टी नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी का जमाव है, यानी कि जलोढ़ मिट्टी जो है जलोढ़ मृदा नदियों द्वारा लाई गई सबसे पहला पॉइंट तो यह ध्यान रखना, जलोढ़ मिट्टी यहां नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी है। अब इसकी क्या विशेषता है? तो सबसे पहली विशेषता है कि जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ मृदा है। पहला पॉइंट क्या याद रखना है कि जलोढ़ मृदा राजस्थान में सर्वाधिक उपजाऊ मृदा है। राजस्थान में सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? तो राजस्थान में सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी। अब जलोढ़ मिट्टी सबसे ज्यादा उपजाऊ क्यों है? इसका कारण है कि इसमें नाइट्रोजन स्तरीकरण तीव्र गति से होता है। जलोढ़ मृदा में नाइट्रोजन स्तरीकरण तीव्र होता है। नाइट्रोजन स्तरीकरण तीव्र होने के कारण यहां सबसे ज्यादा क्या है? उपजाऊ है। और नाइट्रोजन जो है यहां प्राकृतिक वनस्पति या फसल के लिए पोषक रूप में उत्पादन, यानी कि प्राकृतिक वनस्पति का मुख्य पोषक तत्व जो माना जाता है वह नाइट्रोजन है। और इस मिट्टी में नाइट्रोजन का स्तरीकरण है वह बहुत तेज होता है, इसीलिए यहां सबसे ज्यादा क्या है? उपजाऊ है। लेकिन यदि बात करें तो जलोढ़ मिट्टी में जो है नाइट्रोजन की कमी होती है, ध्यान रखना। लेकिन जब भी जो है जलोढ़ मिट्टी में नाइट्रोजन युक्त खाद का प्रयोग किया जाता है तो नाइट्रोजन स्तरीकरण तेज होने के कारण उसका उपजाऊपन बढ़ जाता है। लेकिन सामान्यतः जलोढ़ मिट्टी में नाइट्रोजन है, ह्यूमस है, कार्बनिक यौगिक है, फास्फोरस की क्या होती है? कमी होती है। यहां भी पता कर ध्यान रहना चाहिए आपको कि जलोढ़ मृदा में नाइट्रोजन ह्यूमस कार्बनिक यौगिक फास्फोरस की कमी होती है कि इसमें नाइट्रोजन, ह्यूमस, कार्बनिक यौगिक और फास्फोरस की क्या होती है? कमी होती है। लेकिन इसमें नाइट्रोजन स्तरीकरण तीव्र गति से होने के कारण इसका जो है उपजाऊपन बढ़ जाता है और यहां राजस्थान की सबसे उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है। क्लियर? अब इसमें कौन से तत्वों की अधिकता होती है? तो इसमें पोटेशियम और कैल्शियम की अधिकता होती है, यह ध्यान रखना। जलोढ़ मृदा में
पोटेशियम तथा कैल्शियम की अधिकता होती है। और जलोढ़ मिट्टी में पोटेशियम और कैल्शियम की अधिकता होती है, इस कारण जो है फसल जल्दी क्या है इसमें पक जाती है। तो ये ध्यान रखना जलोढ़ मिट्टी की क्या क्या है। इसके बाद जलोढ़ मिट्टी की जो सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता है कि जलोढ़ मिट्टी एक विकसित मृदा है, यह ध्यान रखना। जलोढ़ मृदा विकसित मृदा होती है। अब आप कहेंगे कि विकसित मृदा क्या होती है, तो अब देखिए विकसित मृदा को भी समझना कि जलोढ़ मृदा विकसित मृदा होती है कैसे। विकसित मृदा में मृदा के कि जो भी मृदा होती है उसमें 5 स्तर होते हैं। मृदा के कितने स्तर होते हैं? 5 स्तर होते हैं। कौन कौन से देखिए समझना। यहां इस तरह से यदि बात करें, यहां कोई भी एक धरातलीय क्षेत्र है, यहां एक स्तर हो गया, यहां दूसरा स्तर, तीसरा स्तर, 5 स्तर हो गए। सबसे पहला जो स्तर होता है, जो सबसे ऊपरी स्तर जो यहां होता है, जहां पे प्राकृतिक वनस्पति का जो है प्रभाव ज्यादा होता है, यानी ऑर्गेनिक तत्व ज्यादा होते हैं, धरातल का ऊपरी भाग, इसे क्या कहा जाता है? ओ। क्या कहा जाता है? ओ। इसके बाद जो दूसरा होता है इसे ए, इसके बाद बी, सी, और सबसे नीचे होता है उसे आर कहते हैं। आर क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें रॉक्स, चट्टानें होती है। तो इस तरह से जिस मिट्टी में मृदा के 5 स्तर होते हैं, ओ, ए, बी, सी और आर, उस मृदा को हम क्या बोलते हैं? विकसित मृदा कहते हैं। तो अब जलोढ़ मृदा में मृदा के 5 स्तर पाए जाते हैं, यह ध्यान रखना कि जलोढ़ मृदा में मृदा के 5 संस्तर ओ, ए, बी, सी, आर,
पाए जाते हैं। इस कारण इसे विकसित मृदा कहते हैं। इसमें मृदा के पांचों स्तर पाए जाते हैं और इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, विकसित मृदा कहते हैं। और जो विकसित मृदा होती है वह सबसे ज्यादा क्या होती है, उपजाऊ होती है। और यही कारण है कि राजस्थान में सबसे ज्यादा उपजाऊ मृदा कौन सी है, वह जलोढ़ मृदा है। और इसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण भी क्या होता है, ज्यादा होता है। क्लियर। अब हमने कहा कि यह राजस्थान में सबसे विकसित मृदा है, सबसे ज्यादा उपजाऊ मृदा है, तो इसमें कौन सी कृषि की जाती है, तो ध्यान रखना जलोढ़ मृदा में जलोढ़ मृदा में गहन कृषि की जलोढ़ मृदा में कौन सी कृषि की जाती है, गहन कृषि की जाती है। गहन कृषि का मतलब होता है कि खाद्यान्न उत्पादन के उद्देश्य से की जाने वाली कृषि क्या कहलाती है, गहन कृषि कहलाती है। गहन कृषि क्या किसे कहते हैं, खाद्यान्न उत्पादन के उद्देश्य से जनसंख्या के अनुपात में कम कृषि योग्य भूमि पर की जाने वाली कृषि, कि जहां पर कृषि योग्य भूमि तो कम है लेकिन जनसंख्या ज्यादा निवास करती है, तो ऐसे क्षेत्रों में जो खाद्यान्न उत्पादन के उद्देश्य से कृषि करेंगे उससे हम क्या कहेंगे, गहन कृषि। और इसीलिए गहन कृषि वहां होती है जहां उपजाऊपन ज्यादा होता है, और उपजाऊपन कहां ज्यादा होता है, जलोढ़ मिट्टी में सबसे ज्यादा है। इसीलिए राजस्थान में सबसे ज्यादा गहन कृषि कहां की जाती है, जलोढ़ मृदा के क्षेत्रों में की जाती है। और जलोढ़ मिट्टी में मुख्य रूप से खाद्यान्न का उत्पादन सर्वाधिक होता है, यह ध्यान रखना। जलोढ़ मृदा में खाद्यान्न गेहूं, चावल, जौ, बाजरा आदि का उत्पादन सर्वाधिक होता है। तो ध्यान रखना, जलोढ़ मिट्टी में सबसे ज्यादा उत्पादन किसका होता है, खाद्यान्न का होता है। और खाद्यान्न में मुख्य रूप से राजस्थान में बात करें तो गेहूं, चावल, जौ और बाजरे का उत्पादन जो है वह जलोढ़ मृदा वाले क्षेत्र में होता है। कैसे, देखिए, गेहूं यहां राजस्थान में सबसे ज्यादा होता है श्री गंगानगर में। इसी तरह से बात करें चावल की
तो चावल राजस्थान में सबसे ज्यादा होता है हनुमानगढ़ में। यही बात करें जो कि सबसे ज्यादा होता है जयपुर में। और बाजरा की बात करें तो बाजरा राजस्थान में सबसे ज्यादा होता है अलवर में। या हम उत्पादन की बात करें, बुआई की बात नहीं करें, उत्पादन सबसे ज्यादा श्रीगंगानगर में, चावल का हनुमानगढ़ में, जौ का जयपुर में और बाजरा का अलवर में होता है। और यह सभी जो क्षेत्र हैं यह झलोड़ मृदा वाले क्षेत्रों के अंतर्गत आते हैं। जैसे श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ यह गग्गर प्रदेश में आते हैं, जयपुर और अलवर यह पूर्वी मैदानी प्रदेश में आते हैं। और हमने इसके बारे में अध्ययन किया है कि जो झलोड़ मिट्टी है उसका विस्तार क्षेत्र जो है वह पूर्वी मैदानी प्रदेश और गग्गर प्रदेश है। तो यह क्लियर हो चुका है। तो ये थी झलोड़ मिट्टी की क्या है विशेषताएं। अब इसके बाद आता है झलोड़ मृदा का वर्गीकरण, कि झलोड़ मिट्टी को जो है कितने भागों में विभाजित किया गया है, कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो देखिए बात करते हैं झलोड़ मृदा के वर्गीकरण की। झलोड़ मृदा का वर्गीकरण, कि झलोड़ मिट्टी का वर्गीकरण। तो झलोड़ मृदा को 4 भागों में विभाजित किया गया है। झलोड़ मृदा को 4 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन सा है देखिए, सबसे पहला है भाबर। क्या है भाबर? क्या है? कंकर पत्थर वाली जलोढ़ मृदा। कंकड़ पत्थर वाली जो कंकर पत्थर वाली जलोढ़ मृदा होती है उसे हम क्या बोलते हैं? भाबर कहते हैं। और भाबर का जो विस्तार है, भाबर का विस्तार हिमालय के गिरिपाद में शिवालिक कहां पर है? हिमालय के गिरिपाद में जो शिवालिक श्रेणी है, शिवालिक श्रेणी में इसका विस्तार है। इसीलिए भाबर को शिवालिक का झलोड़पंख कहा जाता है। तो शिवालिक का झलोड़पंख किसे कहते हैं? भाबर को कहते हैं। और भाबर का जो विस्तार है वह शिवालिक श्रेणी में। इसीलिए ध्यान रखना कि राजस्थान से भाबर का प्रश्न नहीं पूछा जाता है, क्योंकि इसका राजस्थान में विस्तार नहीं है। इसके बाद दूसरी जो है उसे कहा जाता है तराई, कि भाबर के दक्षिण में स्थित
दलदली चलो कि भाबर के दक्षिण में जो दलदली जलोढ़ मृदा होती है उसे हम क्या कहते हैं? तराई। तो भाबर और तराई इन दोनों का विस्तार हमारे राजस्थान में नहीं है। हमारे राजस्थान में मिलती है बांगर और खादर। तो देखिए बात करते हैं बांगर की। बांगर जो कि प्राचीन जलोढ़ मृदा होती है उसे हम क्या कहते हैं? बांगर कहते हैं। और बांगर का राजस्थान में बांगर का सर्वाधिक विस्तार लूनी बेसिन में, कहां पर है? लूनी बेसिन में है। और इसके बाद जो चौथी है वह है खादर। कौन सी है? खादर, जिसे हम कहते हैं नवीन जलोढ़ मृदा। राजस्थान में खादर का सर्वाधिक विस्तार कहां पर है? चंबल बेसिन में है। तो राजस्थान में जलोढ़ मृदा के दो प्रकार पाए जाते हैं, बांगर और खादर। और चारों जलोढ़ मृदा में सबसे ज्यादा उपजाऊ कौन सी होती है? तो खादर जो है यह सर्वाधिक उपजाऊ जलोढ़ मृदा कौन सी होती है? तो खादर होती है। और सबसे कम उपजाऊ जलोढ़ मृदा कौन सी होती है? तो ध्यान रखना, भाबर। सबसे
हरिए। तो ये था हमारे आज के सेशन में राजस्थान की मृदा का आईसीआर के अनुसार किस तरह से विभाजन किया गया है, और उसमें से हमने एक प्रकार की मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी का विस्तार से चर्चा की। और इसी तरह से हम जो है मिट्टी के अन्य वर्गीकरण और अन्य प्रकार की मिट्टी की भी बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।